हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक पांडे फ्रॉम IIT और आज अपन देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्फेरिकल मिरर। आज अपन उससे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। सो गाइस, मेरा एक सजेशन है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज़ लेक्चर को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि कई चीज़ों का जो की कॉन्सेप्ट होता है वो आपको लेक्चर के लास्ट में ही मिले। सो प्लीज़ try to focus on whole lecture. Is it clear? चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहली बात आती है कि ये स्फेरिकल मिरर है क्या। What do you mean by the spherical mirror? तो कई लोगों का कहना होता है स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर्स होते हैं जो कि कर्वी नेचर के हो। कई लोग कहते हैं कि स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स कॉनकेव होते हैं, उनके टाइप्स बता देते हैं। तो अपन स्फेरिकल मिरर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अपन बोर्ड लेवल की चीज़ों को देखते हुए और जे एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स देना चाहूँगा स्फेरिकल मिरर्स के। तो स्फेरिकल मिरर का सबसे पहला और अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने मोटर बाइक देखा होगा, टू व्हीलर। फोर व्हीलर की हम बात नहीं कर रहे हैं, टू व्हीलर की बात कर रहे हैं। टू व्हीलर में आपने देखा होगा जो उसकी हेडलाइट होती है उसका शेप कुछ कैसा होता है, कर्वी नेचर होता है। ऐसे उसका शेप होता है, सामने यहाँ पे बल्ब लगा होता है। फिर आप लोगों ने कई बार देखा होगा स्ट्रीट लाइट जो कि रोड के बगल में लगी रहती है, उसमें भी आपने देखा होगा कि बल्ब ऐसे नीचे लगा होता है और ऊपर से ऐसे कर्वी नेचर शेप का ऊपर से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा होता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, स्फेरिकल मिरर। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जो रियर व्यू वाला मिरर होता है बाइक्स में, और कि आप कार में कि किसी में बैठेंगे तो साइड में एक मिरर लगा रहता है जिससे कि आप पीछे के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो उसमें एक लाइन लिखी रहती है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। सो ऐसा क्यों? बिकॉज दीज आर स्फेरिकल मिरर। वो उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि अपन आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बट वो एग्जाम्पल किसका है? स्फेरिकल मिरर का है। फिर ठीक इसी तरह प्लेन मिरर। प्लेन मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल हो सकता है, आगे चल के देखेंगे क्यों मैंने ऐसा बोला। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक सर्कुलर हॉलो शेप का, सर्कुलर शेप का एक स्फेरिकल शेप का कहिए एक हॉलो ग्लास है। स्फेरिकल शेप का हॉलो ग्लास मतलब ग्लास कवर है पूरा, अंदर से भरा हुआ नहीं हो। मैंने उसको लेट अस सपोज कैंची से काट दिया ऐसे, और कैंची से काटने के बाद उस पर्टिकुलर सेक्शन को मैंने बाहर निकाल लिया। उस सेक्शन को जब मैंने बाहर निकाला तो उस सेक्शन को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, या कि ऐसे या कि ऐसे। और हमने एक पॉलिशिंग के लिए कोई भी मटेरियल लिया और उससे इसकी सरफेस को पॉलिश कर दिया। लेट अस सपोज पहला मैंने पॉलिशिंग इस सरफेस को किया और दूसरे केस में मैंने पॉलिशिंग इस सरफेस को किया। लेट अस सपोज देयर आर द टू वेज ऑफ पॉलिशिंग, या कि आप इनसाइड कर दिए या कि आप आउटसाइड कर दिए। तो ध्यान से देखिए, इस केस में लेट अस सपोज कोई लाइट आ रही है, ऐसे कोई लाइट रे आ रही है लेट अस सपोज, और वो रे आने के बाद जस्ट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन। तो आप मेरे दूसरे वीडियो लेक्चर्स को प्रिफर कर सकते हैं रिफ्लेक्शन की पर्टिकुलर डिफिनीशन जानने के लिए। बट यहाँ पे हम उस वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स ऑन अ मीडियम, व्हेन स्ट्राइक्स ऑन अ हार्ड बाउंड्री। जब कोई भी लाइट किसी भी हार्ड बाउंड्री में जाके टकराती है तो उसका उसी मीडियम में लौट के आना, दैट इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन। सो एक कोई लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके आई, तो ध्यान से देखिए ये किस सरफेस के चलते रिफ्लेक्ट होके आई है, अंदर वाली सरफेस के। और कहीं पे भी ऐसा शेप बनाओ तो अपन उसको लोग क्या बोलते हैं, गुफा। क्या बोलते हैं? गुफा। गुफा बोले तो केव, केव। तो इसका नाम पड़ गया कॉनकेव। इसका नाम क्या पड़ गया? कॉनकेव मिरर। दिस इज नोन एज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। इस केस में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल
ड्यू टू array sorry reflection is possible due to outer surface. so जब यहाँ पे आउटर सरफेस के चलते रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. So this is about the types of spherical mirror. First type is concave spherical mirror and second type is convex spherical mirror. So आइए अब इसके आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं. कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ बेसिक कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमको जानने चाहिए किसी भी स्फेरिकल मिरर के बारे में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लेट अस सपोज कि हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास था, पूरा का पूरा स्फेरिकल ग्लास था, जिससे कि हमने एक सेक्शन थोड़ा सा छोटा सा काट लिया और उस सेक्शन को बाहर निकालने के बाद उसमें मैंने पॉलिशिंग कर दी, लेट अस सपोज. तो इसके केस में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमको जानना चाहिए. जैसे कि एक कीवर्ड होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पॉइंट और दैट सेंटर जो कि इस पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर का था, जहां से कि हमारे इस स्फेरिकल मिरर का जन्म हुआ है. इन द सेंस ऑफ सेइंग कि जो हमने कॉनकेव मिरर या कि कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, वो जिस स्फेरिकल ग्लास से हमने कट किया था उसके सेंटर को ही अपन लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इसको अपन डिनोट करते हैं सी से. सो लेट अस सपोज कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा? यहां पे. सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इज इट क्लियर? उसके बाद बात आती है कि एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब कि एक ऐसा सेंटर जो कि स्फेरिकल ग्लास का हो, ठीक उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या हो जाएगा? इट इज दैट डिस्टेंस व्हिच वाज बिटवीन सेंटर and this surface. Means radius of this spherical glass is known as radius of curvature. So this distance is known as radius of curvature, जिसको कि अपन डिनोट करते हैं r से. उसके बाद बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर पे कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पोल. तो पोल इज दिस पॉइंट इन द सेंस ऑफ सेइंग कि जो इस पर्टिकुलर सेक्शन को काटा गया है, इस सेक्शन का जो ज्योमेट्रिकली हमको सेंटर दिख रहा हो, मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दैट पॉइंट इज नोन एज पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. सो दिस इज नोन एज पोल ऑफ मिरर. उसके बाद बात आती है कि ये पर्टिकुलर जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? सो दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या हुआ? तो सिंपली इट इज दैट लाइन सेगमेंट और दैट लाइन और दैट एक्सिस विच जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर. That particular line is known as principal axis in case of spherical mirrors. Is it clear? उसके बाद आता है अगला कॉन्सेप्ट that is radius or diameter of aperture. This particular distance is known as aperture. Aperture diameter. ठीक है, मैं उसको diameter नहीं लिख रहा हूँ. इट इज आपको पता चल चुका है एपर्चर डायमीटर. अपन लोग कुछ भूल चुके हैं. हाँ, दिस वन वाज फॉरगेटेन. इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. अभी मुझे कोई भी बात नहीं पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी होती है, क्या कैसा होता है. ठीक है, अपन उन सारी चीजों को आगे जानेंगे, अपने खुद कैलकुलेशंस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट और उसके बाद ही जानेंगे उन चीजों को. अभी अपन बेसिक मात्र
कीवर्ड्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कि अपन लोग एक स्फेरिकल मिरर में यूज करने वाले हैं। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है फोकल लेंथ का, या कि फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर का। तो याद रखिएगा, कोई भी पैरेलल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट में भी इंटरसेक्ट करेगी इस प्रिंसिपल एक्सिस को, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। इज इट क्लियर? उसके बाद this distance, that is distance between focus and pole, is known as focal length. This distance is known as focal length. अभी मुझे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं पता। मेरा सजेशन है बच्चों आपका कि जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज F = R/2, उसको प्लीज भूल जाइएगा, क्योंकि वो रिलेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। वो अपन आगे चल के प्रूफ करेंगे, ऐसा मैंने क्यों बोला है। सो गाइज, अभी तक मुझे कोई भी रिलेशन किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, बस मैं बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, this point is pole of the mirror, this point is the center of curvature of mirror, this point is the focus of mirror, this distance is aperture, this is principal axis. So these were all keywords which will be getting used in future time. So आगे बढ़ते हैं, आइए गाइस, अब अपन आगे बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड रेस के बारे में। मतलब कुछ पर्टिकुलर रे यदि कैसे भी आएंगी तो वो कहाँ से पास करेंगी, यदि कहाँ से जाएगी, इन सारी चीज़ों की अपन बात कर लेते हैं, जिससे कि आगे चल के अपन को ऑब्जेक्ट, उनका इमेज, या कि सीधे सीधे बोले तो इमेज ट्रेसिंग, इन सब में कोई प्रॉब्लम ना आए, हम ऑब्जेक्ट को भी बना सकें और इमेज को भी उसके बना सकें। सो आइए देख लेते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रेस के बारे में। जैसे कि लेट अस सपोज कोई हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, दैट इज कॉनकेव मिरर, और एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है, वो रे जाके कहां से पास करती है? फोकस से। इट इज डैम श्योर कि कोई भी रे जो कि इनफाइनाइट से आ रही होगी, वो जाके कहां पे कन्वर्ट होगी? फोकस पे। और यदि ये कॉन्वेक्स मिरर होता, लेट अस सपोज ये होता कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता? कोई चेंजेस नहीं, बस थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे कि कोई भी रे लेट अस सपोज पैरेलली आ रही है स्फेरिकल मिरर के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे पास करेगी, और जब रिफ्लेक्ट होके ऐसे पास करेगी तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो फोकल लेंथ से नहीं पास की, ये तो फोकस से नहीं पास की। तो अपन बोलेंगे कि पास की, यदि अपन इसको पीछे एक्सटेंड कर ले तो, क्योंकि यहाँ पे इन रियलिटी में कभी भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो उस इंटरसेक्शन को दिखाने के लिए हम इस रे को पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आएगी, वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। उसके बाद आता है कोई भी रे जो कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो वो कहां जाएगी? तो याद रखिएगा, कोई भी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, वो उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। ऑलवेज कोई भी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, वो उसी डायरेक्शन में अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमें भी पता है कि कोई भी यदि मान लो स्फेरिकल सरफेस होता, तो उसका रेडियस जो होता है किसी पॉइंट पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर। अब हमें भी पता है कि कोई भी रे यदि इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, मतलब एंगल आई उसका टू कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0। और ठीक उसी तरह ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब कोई रे इस डायरेक्शन में आ रही है तो उसे इसी डायरेक्शन में लौट के जाना पड़ेगा। कब? जब वो कहां से आई होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो दिस वाज द सेकंड, दैट वन वाज द फर्स्ट
दिस इज द सेकंड। अब अपन बात करते हैं थर्ड केस की। अब अपन बात करते हैं नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड में लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है, हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ठीक है, और कोई भी रे लेट अस सपोज पोल पे आके डायरेक्टली ऐसे टकराती है, तो ये कुछ टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पास करेगी। इफ दिस एंगल इज आई देन दिस एंगल विल आल्सो इक्वल्स टू द आई ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दीज वेयर द सम स्टैंडर्ड रेस जो कि ऐसे आ रही होंगी, तो उनका रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा होगा। ये अपन ने इसलिए जाना कि क्योंकि इन्हीं की मदद से अपन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के इमेज को फॉर्मेशन कर पाएंगे, या कि हमारे पास इमेज गिवन होगा तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में अनुमान लगा पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड रेस। उसके अलावा भी एक रे है, वो ये है कि यदि कोई भी रे फोकस से गुजरती है तो वो कैसे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो सिंपल सा है कि जब कोई रे ऐसे आ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही है, तो सिमिलरली जब कोई रे यदि ऐसे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। सो उसको अपन एक अलग कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, डायरेक्टली मैं यही बता देता हूँ कि यदि कोई रे पैरेलली आ रही है तो फोकस से जाएगी, और यदि फोकस से आई थी तो पैरेलली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड रे डायग्राम, मतलब जो स्टैंडर्ड रेज होती हैं उनके डायग्राम के बारे में, जिनका अपन यूज करने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज के फॉर्मेशन में। सो चलिए आइए बात करते हैं आगे। सो गाइस, ये तो अपन ने जाना रे डायग्राम्स के बारे में। कोई भी स्टैंडर्ड रे आ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से पास करेगी। उसके बाद अपन ने अभी तक जाना अबाउट स्फेरिकल मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स सच एज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ एज वेल एज अपर्चर, बहुत सारी चीजें अपन ने जानी। अब अपन बात करने वाले हैं सबसे पहला और बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ curvature। means we are going to talk about relation between F and R, that is this is let us suppose focal length and this is radius of curvature. So we are going to talk about relation between focal length and radius of curvature। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक स्फेरिकल मिरर का एक टुकड़ा है, दैट इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। चलिए अपन लेते हैं कि दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस एंड अ रे कमिंग पैरेलली to the principal axis. After reflection it will passes through the focal length, it will passes through focus. So let us suppose this distance is f. This distance is f. ये है हमारा पोल, ये आ रही है हमारी रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है। चलिए आइए इस सरफेस पे अपन एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सरफेस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल कैसा आएगा, कुछ ऐसा। लेट अस सपोज इसको थोड़ा और अच्छा बना देता हूं मैं, इस नॉर्मल को लेट अस सपोज यहां से नॉर्मल पास करेगा। सो दिस विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे यदि इसके टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में। मींस रेडियस की, और रेडियस कहां से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज r। तो यदि हम मानेंगे कि दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल आल्सो इक्वल टू थीटा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे बात करते हैं। तो लेट अस सपोज ये दो पैरेलल रेज हैं, कोई भी दो पैरेलल रेज ऐसे गई हैं, और पैरेलल रेज में ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स कटिंग है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ये 8th क्लास का प्रॉपर्टी है, अपन इसका यहाँ पे यूज करेंगे। सो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस विल आल्सो इक्वल्स टू द थीटा। फिर यदि अपन लोग एक ट्रायंगल की बात करें तो वी नो दैट यदि कोई ट्रायंगल है ऐसे, लेट अस सपोज, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल्स टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा। तो अपन इसे लिखे तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। दिस विल बी इक्वल्स टू द 2 थीटा। सो ये एंगल कितना बचेगा, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू द पाई माइनस 2 theta according to property of a line कि this angle will be equals to 180 degree, that is pi, and let us suppose this is 2 theta, then this angle will be remaining, that one will be equals to the pi minus 2 theta. So चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नाम दे देते हैं A F C. So in triangle A F C apply साइन रूल, अप्लाई साइन रूल। अब ये साइन रूल क्या होता है, तो आपको ये मैथ्स टीचर से पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं उसका यूज करने वाला हूँ, इसीलिए मैं पहले उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। लेट अस सपोज वी हैव अ ट्रायंगल and this is side A, this is side B, this is side C. If let us suppose this is angle C, this is angle B, this is angle A, then A according to sine rule हम लिख रहे हैं फॉर्मूला A upon sine of angle opposite to that side, that is A, is equals to B upon, this is B upon angle opposite to that side, sine of B, is equals to C, that is this side. So angle opposite to that side, that is angle C. So C upon sine of C. This is the sine rule. तो चलिए आइए अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यदि ये हमारा F है और ये हमारा R है, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस F। तो चलिए आइए अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सेक्शन में। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं this side upon sine of this angle. So this side is equals to the C minus F upon sine of theta is equals to this side upon that angle. So let us suppose this is AF upon sine of theta. After that, this side upon this angle, so sine of that angle, so that side will be equals to R upon sine of pi minus 2 theta. हमें भी पता है कि ये क्या है, ये एक रेडियस है perpendicular to tangent. It means this value will also be equals to the radius of curvature, that is R. चलिए आइए इन्हीं में से दो इक्वेशंस को ले करके और आगे बढ़ते हैं। Let us suppose we are taking this particular and this particular. So C minus F जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं C यहाँ लिख के लिख देता हूँ R, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना था R, मैंने गलती से लिख दिया था C। चलिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा R माइनस F बाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू R बाई साइन पाई माइनस 2 थीटा। वी नो दैट कि भैया साइन पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू होता है साइन ऑफ 2 थीटा। इस बात को आप याद रखिएगा, ये एक आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए इसका यूज करते हैं तो आ जाएगा R माइनस F अपॉन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू R अपॉन साइन 2 थीटा। इसके बाद वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि आप बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर्स में हमारे देख सकते हैं।
तो चलिए आइए इस इक्वेशन का यूज करते हैं। अपन इसको ऊपर लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए लिखते हैं। तो ये लिख जाएगा r माइनस एफ अपॉन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, उसके बाद आएगा r अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा को चेप दो रे बाबू। तो क्या मिल गया हमें रिजल्ट यहां से? चलिए आगे देखते हैं। हमें रिजल्ट मिलेगा r माइनस एफ इज इक्वल्स टू r बाई 2 कॉस थीटा। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं? f इज इक्वल टू r माइनस r बाई 2 कॉस थीटा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें कि हम जानने वाले हैं क्या कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 एंड कॉसिन ऑफ दैट थीटा, दैट इज कॉस थीटा। सो जो बच्चे ये फॉर्मूला याद करके रखते हैं f इज इक्वल टू r बाई 2, ये हरदम सही नहीं है। एनसीईआरटी में आपको प्रूव करा देता है f इज इक्वल टू r बाई 2, लेकिन मेरा सजेशन है बच्चों कि यदि आप जेईई एडवांस के पर्पस से पढ़ रहे हैं तो f इज इक्वल टू r बाई 2 जानने के साथ साथ ये भी जानिए कि f इज इक्वल टू r बाई 2 आता कब है। ये बताता हूं आगे। बहुत सिंपल है रे, सिंपल ही खत्म हो गया यहां से। कैसे? यदि हम मान ले, इफ लेट अस अज्यूम कि ये जो एपर्चर है बहुत ही छोटा है, ये एपर्चर बहुत ही छोटा है। यदि मैं ऐसा मान लूंगा तो जब एपर्चर बहुत छोटा है तो ये जो पैरा एक्सियल रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आई है वो भी कुछ नीचे शिफ्ट कर जाएगी, मींस थीटा विल गेट डिक्रीज। और यदि ये थीटा बहुत ही छोटा हो जाए मींस थीटा टेक्स टू दी 0, यदि मैं कंडीशन ले लूं थीटा टेक्स टू दी 0 तो क्या होगा ये देखते हैं। मैंने मान लिया थीटा टेक्स टू दी 0, इट मींस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, sorry this is 0, theta is tending to the 0, it means theta is very very small। तो जो हमारा cos of theta होगा वो कितना हो जाएगा? just it will be tending to the 1, क्योंकि हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। जब थीटा बहुत ही छोटा हो मींस थीटा इज टेंडिंग टू द 0, तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। और दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? tan of theta will be equal to theta, that will be equal to sin of theta। This one is the first identity, this one is the second identity in case of theta is very very small। so आइए यूज करते हैं इसका यहाँ पे। तो जैसे ही लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये? f is equal to r minus r by 2 into 1, that is देखना रे बाबू आ गया तेरा क्या? f is equal to r by 2, जो कि मैं अभी अभी गलत बोला था, अब ये सही हो चुका है। क्यों रे? क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है कि this aperture is very very small, so because of that this theta will be tending to the 0 and because of that cos theta will be tending to the 1 and it will become r by 2। so in reality what is the correct formula or what is the correct result? that is r minus r by 2 cos theta, which can be converted like this। So this is all about the relation between focal length and radius of curvature। इसको अपन दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं कि आता है या नहीं। चलिए सो बच्चा लोग, अपन लोगों ने एक मेथड दैट वाज साइन रूल, उसकी मदद से अपन लोगों ने रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर निकाला, दैट इज फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अपन रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन दूसरे मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक 10th का बहुत ही बेसिक मेथड है। 10th में अपन लोग पढ़ के आते हुए क्या कि लेट अस सपोज कोई ट्रायंगल है एंड दिस ट्रायंगल दिस इज 90 डिग्री and this is theta, if let us suppose this is a, this is b, this is c, then sin of theta will be equal to a by c, that is perpendicular upon hypotenuse। cos of theta is equal to b by c, that is base upon hypotenuse। ठीक उस तरह tan of theta is equal to a by b, that is perpendicular upon base, that is a by b। अपन इन्हीं तीन बेसिक रूल का यूज करके और यहाँ पे रिलेशन बिटवीन f एंड r निकालने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो अपन एक ट्राइंगल लेते हैं, लेट अस सपोज इसे मैं नाम दे देता हूँ a। अपन लोग सबसे बेसिक ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा?
CMF. In triangle CMF, if this was R, CA is equals to R, then CM will be equals to R by 2. If this was R, then this was R by 2 and this was equals to R by 2. क्यों? क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है फ्रॉम पॉइंट F on line CA. If CA was equals to the R, then CM will be equals to R by 2. So in this triangle, if this is perpendicular means 90 degree and this is theta, then this will equals to the theta. So can we write in triangle CMF cos of theta is equals to base upon hypotenuse. In this triangle, side adjacent to the theta, that is known as base, and side opposite to the theta, that is known as perpendicular. So use that concept here. So in triangle CMF we can write it like this: cos of theta is equals to this side that is hypotenuse and this side that is base. So can we write it like this: R by 2 divided by, this is what, CF, that is R minus F. R by 2 cos theta. इसी को मैं रिप्लेस करके फिर से क्या लिख रहा हूं? आई एम राइटिंग इट लाइक दिस: F is equal to R minus R by 2 cos theta. ध्यान से देखो रे बच्चा, वही रिलेशन आ गया जो कि अपन ने लास्ट पॉइंट पे निकाला था, पिछले कॉन्सेप्ट से निकाला था. फिर से देख लो, पूरे के पूरे ट्रायंगल को अच्छे से देख लो रे बाबू. कर क्या रहा हूं मैं? इन दिस ट्रायंगल cos of theta is equals to this side, that is base, upon this side, that is hypotenuse. So cos of theta is equal to R by 2 divided by CF, that is R minus F. So इसे हमने पुट कर लिया. Then after that it was written like this. Then after that, after rearrangement, it got like this. That is F is equal to R minus R by 2 cos theta. Now, if aperture is very, very small, then theta will be changing to the 0. It implies cos of theta will be equals to or tending to the 1, और फिर वही sin theta is equal to tan theta is equal to theta. इसको जैसे ही अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F is equal to R minus R by 2, that is F is equal to R by 2. देखना रे बच्चा, कितना अच्छा रिलेशन दोबारा आ गया रे. सो एनसीईआरटी में जो कैलकुलेट करके निकालता है F is equal to R by 2, वो ये एजम्पशन लेने के बाद निकालता है if theta is very very small और aperture is very very small. यदि वो ऐसा assumption लेता है तभी उसका वो रिजल्ट आ पाता है. Otherwise, which one is the most correct result? This one is the most correct result. That is relation between F and R. That is what? That is F is equal to R minus R by 2 cos theta. So this was the relation between F and R, जो कि हम J Advanced में यूज करने वाले हैं.